नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज की खास पेशकश शख्सियत में हम आपको हर बार एक ऐसे चेहरे से रूबरू कराते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में खास मुकाम रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे राजनेता से मिलाने वाले हैं जिनकी सौम्यता से और सादगी से लोग इनके कायल हैं। हमारे साथ शामली से विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज जी हैं। चिंतामणि महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की इस खास मुलाकात में मैं चर्चा से पहले आपको बता दूं कि चिंतामणि महाराज एक ऐसे राजनेता हैं जो लोगों के बीच कभी मोटरसाइकिल में तो कभी पैदल ही नाले को पार करके उनकी समस्याओं को जानने पहुंच जाते हैं। इन्हीं सादगी और सौम्यता की वजह से ये लोगों के बीच काफ़ी चर्चित रहते हैं। तो आज हम अब चिंतामणि महाराज से आज की जो मुलाकात है वो शुरू करने वाले हैं। चिंतामणि महाराज जी, मेरा पहला सवाल यही है कि हम देखते हैं कि जब कोई राजनेता, अगर वो विधायक या संसदीय सचिव है या राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, तो जब लोगों के बीच जाता है तो महंगी गाड़ियों में जाता है, लेकिन जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो कभी मोटरसाइकिल में चले जाते हैं। और हमने तो अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है कि कई बार आप पैदल ही नाले को पार कर चले जाते हैं। लगता नहीं कि आपके पद के अनुरूप ये काम नहीं है? नहीं, देखिए, जनता हमको तो अपना सेवा करने के लिए चुनी है जी। और जनता का सेवा हम तब कर सकते हैं जब उनसे हम खुल करके बात कर सकें। जी। हम महंगी गाड़ियों में जाएंगे, हिंदी से बात करेंगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा आदमी है, इससे कैसे बात करें। जी जी। तो मेरे मन में ऐसा रहता है कि जिनके सेवा के लिए आज ये जिम्मेदारी मिला है जी। उनसे इस तरह से मिला जाए कि अपने बातों को बिल्कुल सहजता से उन लोग रख सकें। सहजता से जब तक वो अपने विषय को रखेंगे नहीं, उनका समस्या हम समझेंगे नहीं, तब तक कैसे समाधान करेंगे। इसलिए मेरे मन में रहता है कि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये बड़ा आदमी है, हमारे लायक आदमी, हम इससे बात कर सकते हैं, ऐसा उनके मन में एक भावना भी बने। उसके लिए ये सब करने का ज़रूरत पड़ता है और उसी के लिए मैं करता भी हूँ। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे चैनल में हमने बताया भी था कि आप लोगों के बीच मोटरसाइकिल से पहुंच गए थे। रात को भी आपने सभा लिया था लोगों का और हमने देखा था कि आप नाले को ही पार करके पहुंच जाते हैं। जब ऐसे दुर्गम रास्तों से आप लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों में उत्साह कैसा रहता है और अपनी समस्याएं उनको किस तरीके से आप तक पहुंचाते हैं? निश्चित रूप से हमको ऐसे जगहों पर जाने से एक तो उनको क्या कष्ट है वो भी समझ में आता है। बहुत सारे बात उन लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जिस रास्ते से उन लोग जाते हैं, जिस तरह नदी नालों को पार करके जाते हैं, जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जब हम खुद वहाँ तक जब पैदल जाते हैं तब हमको समझ में आता है। अभी लगभग 5-6 दिन हो रहा है, मैं एक गांव जा रहा था। ये है ढारा नगर का एक कोरवा पारा है। तो नदी के उस पार कोरवा लोग खड़े थे और उन लोग बार बार आग्रह कर रहे थे कि नदी में पार होके आओ। तो मैं बोला कि समस्या अगर है तो उसको यहीं आके बता दो ना। तो बोले नहीं, नदी पार होना पड़ेगा। तो जब मैं नदी पार हो रहा था तब मेरे को लगा कि इन लोग क्यों नदी पार होने के लिए बोल रहे हैं। वो पूरा पत्थर है और उसमें इतना स्लिप है कि लोग पता नहीं कैसे क्रॉस करते होंगे। तो जब उसको प्रैक्टिकली हम देखे तब समझ में आया। अगर उन लोग इस पार आकर के शायद बताते तो मैं समझ नहीं पाता। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब हम वहाँ तक जाते हैं उनके समस्याओं को, तब हम गंभीरता से समझ पाते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास होता है कि हम उन तक जाएं और उनके समस्याओं को हम खुद समझ भी सकें, उसको आकलन कर सकें। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि हम उस नदी नालों में भी जाएं और लोग भी जब देखते हैं कि ये तो हमारे तरह ही चल के नदियों को पार हो रहा है, मेड़ों में हम लोग जैसा चल रहा है, तो उन लोग को भी लगता है कि नहीं, इसके पास हम लोग कोई भी विषय को रख सकते हैं। हमारा ये सब करने का मेन मकसद ये होता है कि लोगों के मन में ऐसा लगे
कि इससे हम कोई भी विषय को रख सकते हैं। सही बात। और लगभग मेरा नंबर सभी के पास है। और आज तो मैं देखता हूँ कि महिलाएं भी, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी, कोई अगर ऐसा समस्या है तो सीधा बात करते हैं। हमारे पास समस्या तो निश्चित रूप से बढ़ा, फ़ोन इतना आता है कि और बाकी कामों के लिए दिक्कत होता है। लेकिन हमको ये भी अच्छा लगता है कि चलो लोगों को इतना उम्मीद है, इतना भरोसा है कि उन लोग सीधा बात कर ले रहे हैं। तो जिस विषय के लिए मैं राजनीति में आया हूँ उसमें मेरे को कुछ सफलता मिल रहा है, ऐसा अनुभव करता हूँ मैं। चिंतामणि महाराज जी, हमने आपके विषय में एक महत्वपूर्ण बात सुनी है और सभी शायद जनप्रतिनिधियों को उस बात से सीख भी लेना चाहिए। हमने आपके विषय में सुना है कि आप जिनका भी फ़ोन आए, चाहे आपके मोबाइल में वो नंबर सुरक्षित हो या ना हो, सेव हो या ना हो, आप सभी नंबरों का कॉल जो है रिसीव करते हैं। तो क्या कुछ कारण है कि आपको लगता है कि नहीं वाकई में कि सभी नंबरों को हमें रिसीव करना चाहिए? कोई अगर कॉल किया है तो अपनी ज़रूरत के लिए किया है, अपनी समस्याओं के लिए किया है, और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जनता जिस आशा और भरोसा के साथ हमको 5 साल के लिए जिम्मेदारी देती है, अब चूँकि मोबाइल में हम सभी का फ़ोन नंबर सेव कर नहीं सकते। बिल्कुल। और यदि विधायक के पास कोई भी फ़ोन आ रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस तरह का समस्या होगा जिससे वो हमसे बात करना चाहता है। यदि हम जो सेव नंबर है उसी में केवल बात करें, बाकी में ना बात करें, तो हमको ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो जाएगा। या तो फिर हमको पूरा नंबर सेव करना चाहिए। यदि पूरा सब नंबर सेव नहीं कर पा रहे हैं तो किसी का भी फ़ोन आए अनावश्यक तो कोई फ़ोन करेगा नहीं। और मैं तो देखता हूँ कई बार जो फ़ोन आता है उसमें कोई बड़ा समस्या रहता नहीं है उनके पास। कहीं पटवारी जो है उनको बीवन खसरा नहीं दे रहा है, या कहीं थानेदार परेशान कर रहा है, कहीं स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, इस तरह का विषय रहता है। ज़्यादातर राशन का बात आता है, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, या समय पर राशन नहीं मिला, या फिर पेयजल का बात आता है। तो जनताओं का समस्या बहुत बड़ा रहता नहीं है। और मोबाइल हमारे सुविधा के लिए है। जब मोबाइल बना है तो लोग उसका भी लाभ ले सकें। जी बिल्कुल। यदि हम फ़ोन नहीं उठाएंगे तो मजबूरन फिर उसको हम तक आना पड़ेगा। जी। तो वो दिक्कत ना हो लोगों को, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी फ़ोन आए तो हम रिसीव कर लें, और फ़ोन में ही यदि सुलझने लायक समस्या हो तो उसका निराकरण हम त्वरित कर दें। चिंतामणि महाराज जी, जो मेरा अगला प्रश्न है वो 2 प्रश्न है, एक ही प्रश्न जुड़ा हुआ है। आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आपके क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं। खास तौर पे हमने खबरों के माध्यम से देखा है, जो हमारे वहाँ रिपोर्टर भेजते थे, कि पानी की समस्या काफ़ी है उस क्षेत्र में। आप एक सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं, अभी आप संसदीय सचिव बने हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो क्या लगता है कि सत्ता पक्ष के विधायक के पास क्या ज़्यादा मौका रहता है लोगों की समस्याओं सुनने का और समस्याओं का निदान करने का? नहीं, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है जी। हम उस विषय को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। जी। मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूँ। जी। जनता जब चुनती है तो उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं। बिल्कुल। कि हम ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हमारे दुख सुख में साथ रहे। तो उसी विचारधारा को रख करके हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं, पेयजल का, आवागमन का, शिक्षा का, काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने का है। जी जी। मेरे को ये बात कहने में संकोच नहीं है जी। कि हमारे यहाँ सब व्यवस्थित है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अभी हमको बहुत कुछ करने का है। इसी में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, आज़ादी को 73 साल हो चुके हैं।
बिजली सड़क पानी की बात होती है और कहा जाता है कि बिजली सड़क पानी बहुत कुछ विकास हो चुका है, लेकिन अगर आदिवासी अंचल की बात करें तो बिजली सड़क पानी भी हमें इनकी भी मूलभूत असुविधा देखने को मिलती है। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी कि कोई गर्भवती महिला है, जब उसका पेट का दर्द शुरू हुआ तो उसे खाट पे ले जाया गया लोगों के माध्यम से, फिर 102 की सहायता उसे अस्पताल ले जाया गया। तो लगता नहीं कि आदिवासी क्षेत्रों में खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अभी सरकार को काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी ध्यान देने का आवश्यकता है। और इस तरह के पहुंच विहीन क्षेत्र जो है अब बहुत कम है, लेकिन जितना है वही हमारे लिए बहुत है। जी जी। क्योंकि हम लोगों को आवागमन का साधन बढ़िया मुहैया करा सकें। ये लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत कुछ ऐसे टोला मोहल्ला होंगे जो मेन रोड से कनेक्ट नहीं हैं या पुलिया नहीं है, लगभग सभी जगह बन गए हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगल पहाड़ का एरिया है वहाँ कई ऐसे टोला मोहल्ला हैं, 1-2 गांव भी हो सकते हैं जो आज भी मेन रोड से कनेक्ट नहीं हैं। आवागमन का साधन नहीं होने से, जैसा कि अभी आप बताए कि एक प्रसव के लिए महिला को खाट में लाना पड़ा, निश्चित रूप से एक कुछ क्षेत्रों में है, तो उसको भी हमें दूर करने का आवश्यकता है। वही मैं बोल रहा हूँ, अभी काम बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत करना अभी बाकी है। जी। अब थोड़ा दूसरे क्षेत्र में आते हैं। चिंतामणि महाराज जी, आज के समय में देखा जाता है कि लोग भाषाई ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, चाहे छात्र हों, युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, कहीं ना कहीं सभी भाषाई ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। और ऐसे समय में जब आपने संसदीय सचिव की शपथ ली मुख्यमंत्री निवास में, तो आपने संस्कृत में शपथ लिया, इसके पीछे क्या कुछ कारण था, क्या कुछ संदेश देने का प्रयास था लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से आज जिस भाषा को देववाणी कहा जाता है जी। जो बहुत पूर्व में यहाँ सभी बोला करते थे जी। जो गुरुकुल आश्रम चलते थे जी। वहाँ संस्कृत का पढ़ाई होता था। जी। अब कई लोगों के मन में ये बात आ रहा है कि हम संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे, संस्कृत पढ़ के पूजा पाठ तो कर नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, संस्कृत पढ़ने से पूजा पाठ ही करना है ये कोई ज़रूरी नहीं है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अपने संस्कृति का ज्ञान देती है। मैं तो संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों और सामान्य विद्यार्थियों में भी अंतर देखा है। जी। आप कहीं भी जाएंगे उसमें 2-3 विषय होता है। एक तो भाषा का भी प्रभाव रहता है, बिल्कुल। दूसरा वेशभूषा का भी प्रभाव होता है, बिल्कुल। अगर हम धोती कुर्ता पहने हैं तो उसमें एक अलग मन में मानसिकता बनता है। यदि हम वही धोती कुर्ता अगर मैला पहनेंगे, फटा पहनेंगे, तो मन में एक हीन भावना आएगा। बिल्कुल। तो उसी तरह भाषाओं में भी है। जी। संस्कृत भाषा तो एक ऐसी भाषा है जो विलक्षण है। जी। मैं 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। आजकल कई लोग ऐसा बोलने लगे हैं कि ये तो हिंदुत्व का बात है, ये है वो है, इस तरह का जो बात आता है तो मेरे को उस पर एक कष्ट होता है। ये संस्कृत भाषा है जी। और जो अपने संस्कृति को जताता है। अब इसमें भाषा में किस तरह का वो है, देखिए जैसे हम पढ़ते हैं क ख ग घ ङ, ये जो क्रम है ये ऊपर नीचे भी तो हो सकता था। सही बात। लेकिन ये जो क्रम है बिल्कुल सही है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे ये जो भी हम बोलते हैं उसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है ये संस्कृत बताता है। जी जी बिल्कुल। उदाहरण के लिए अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, जी। अ और क वर्ग माने क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण कंठ से होता है।
ईचू यसा नाम तालु च ई और च वर्ग च छ जझाइयाँ य और स इसका उच्चारण तालु। आप जब च बोलेंगे तो आपका जीभ कहाँ पर टच कर रहा है उसको देखेगा। सब अक्षर में अलग अलग जीभ का स्पर्श होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप च कहेंगे तो कहाँ जीभ जा रहा है, लेकिन आप ट कहेंगे तो कहाँ जा रहा है, त कहेंगे तो कहाँ जा रहा है। इसको संस्कृत भाषा में ही एक ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं तो अभी तक हिंदी और अंग्रेजी में ये नहीं देखा हूँ कि इतना सूक्ष्म को भी दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से संस्कृत भाषा जो है सिर्फ पूजा पाठ के लिए, कर्मकांड के लिए नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्ञान का विषय है, जिसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं। ये तो रिसर्च करने का विषय है। जैसा कि मेरे को लगता है आप लोग को भी जानकारी में होगा, कंप्यूटर में सबसे अच्छा भाषा संस्कृत को माना है। बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित रूप से जो संस्कृत भाषा जो आज कहीं न कहीं विलुप्त होता दिख रहा है, उसको बढ़ाने का आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में हमारे जो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी इस ओर ध्यान है और निश्चित रूप से संस्कृत के लिए बहुत कुछ सरकार करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। वाकई में जिस प्रकार से भी आपने चिंतामणि महाराज को सुना, संस्कृत के विषय में काफ़ी कुछ ज्ञान उन्होंने दिया है, तो इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि उनके क्षेत्र में एक संस्कृत विद्यालय भी चलता है और उस संस्कृत विद्यालय के बारे में हम उनसे जानेंगे। महाराज जी, एक संस्कृत विद्यालय भी आपके क्षेत्र में संचालित है। कुल कितने वहाँ पे अभी भी छात्र आ रहे हैं और कितनी रुचि उनमें देखी जा रही है, और क्या कुछ संदेश आप देने का प्रयास कर रहे हैं उस विद्यालय के माध्यम से? निश्चित रूप से आज जो स्थिति परिस्थिति बन रहा है, युवा वर्ग में जो मानसिकता जिस तरह से बन रहा है, यदि हम अपने संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही कठिन समय होगा। बिल्कुल। हम वही भारत भूमि के निवासी हैं जहाँ पर माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान का दर्जा जिन माता पिता को दिया गया है, आज हम उसी भारत के निवासी हैं। बिल्कुल। आज हमारा दिशा किधर जा रहा है, तो उस दिशा को ठीक करने के लिए यही सब काम आएगा। बिल्कुल। शिक्षा जब हम लोग पढ़ते थे उस समय बहुत सारा कहानियाँ हिंदी पुस्तकों में होता था, जिसमें गुरुकुल का कहानी है और कुछ ऐसे कहानी हैं जो प्रेरणा देने वाले हैं। तो इस तरह के कहानियों का उसमें समावेश था। तो ये जो संस्कृत है, ये इसको पढ़ करके अपना जो संस्कृति है उसको बचाने का भी काम है, और उसके साथ साथ अर्थकरी विद्या भी होना चाहिए। जैसे कोई भी आप ज्ञान अर्जित किए, कोई भी ज्ञान आप प्राप्त किए और वो आपको रोजगार नहीं दे सकता, तो ऐसा विद्या भी कोई मतलब नहीं है। सही बात है। बिल्कुल। तो अर्थकरी विद्या होना चाहिए जी। तो संस्कृत पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके मन में ये बात था कि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पाठ्यक्रम में संस्कृत के आने से जी कई क्षेत्रों में वहाँ के बच्चे जाने लगे हैं जी। शिक्षा के क्षेत्र में, उसके साथ साथ सुरक्षा के क्षेत्र में, पुलिस भर्ती में भी जा रहे हैं जी। उसके अलावा और भी अपने को तलाश करना चाहिए कि संस्कृत के बच्चों को किन किन दिशाओं में आगे बढ़ाना चाहिए, किस किस तरह का रोजगार देना चाहिए। इस पर ध्यान दे करके, और आज भी संस्कृत के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ ऐसा स्थिति बनता है कि
अब एडमिशन बंद करना पड़ेगा, ऐसा स्थिति बनता है। वहाँ पढ़ने वालों का संख्या भी काफ़ी है। जी जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब लोगों का, बच्चों का रुचि है और अभिभावक भी चाह रहे हैं कि संस्कृत में हमारे बच्चे पढ़ें, तो निश्चित रूप से उसके लिए अपने को विचार करना पड़ेगा कि इसको अर्थकरी ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बनाएं, बिल्कुल मजबूत कैसे बनाया जाए। तो संस्कृत जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो संस्कृति भी सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, तो निश्चित रूप से संस्कृत का जो स्थिति है उसमें और सुधार आएगा। बिल्कुल आपने सही सलाह दिया है। चिंतामणि महाराज मैं ये जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें सरगुजा से लेकर बस्तर तक की, तो काफ़ी मनमोहक दृश्य हमें छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं। पर्यटन के ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिन पर अगर सरकार काम करे तो सरकार को भी आर्थिक फायदा पहुंच सकता है, और लोग जो बाहर हैं, चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आ सकते हैं। चूँकि आपको गृह मंत्री और पर्यटन विभाग का भी जिम्मा मिला है, गृह विभाग और पर्यटन विभाग का संसदीय सचिव के तौर पर, तो आगे पर्यटन की दिशा में इसके विकास को लेकर क्या कुछ रोड मैप रहेगा, और आगे पर्यटन में हमें कितना बदलाव दिखाई देने को मिलेगा? अब देखिए, अभी तो जिम्मेदारी मिला है, अपना प्रयास रहेगा जी पर्यटन के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें जी। वास्तव में अभी जो आप बोले वो बहुत ही सही बात है जी। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक से एक मनमोहक दृश्य हैं, बिल्कुल। कहीं पर झरने हैं, कहीं पर पर्वतों का बनावट ऐसा है, बिल्कुल। कहीं गुफाएं हैं, बिल्कुल। कई तरह के ऐसे चीज़ हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में यदि काम किया जाए तो इससे यहाँ के लोगों का आर्थिक स्थिति भी ठीक होगा, उसके साथ साथ पर्यटन जो बहुत सारे चीज़ जो छुपे हुए हैं वो भी सामने आएंगे, बिल्कुल। बहुत सारा यहाँ का सभ्यता संस्कृति भी लोगों को जानने को मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब प्रदेश के लोग उन पर्यटन स्थलों में जाएंगे, उसका प्रचार प्रसार होगा, तो निश्चित रूप से विदेशों से भी लोग आएंगे, बिल्कुल। जब विदेशों से लोग आएंगे तो जो सरकार का जो योजना है कि हम हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को किस तरह से आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएं, तो इन माध्यमों से भी हम समृद्ध बना सकते हैं। वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि पर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। आज गोबर भी 2 रुपया किलो खरीद रहे हैं, जहाँ चावल 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं लेकिन गोबर 2 रुपया खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाने के लिए कृषि तो है ही, उसके साथ साथ पर्यटन भी बहुत अच्छा साधन है। तो इस पर भी बहुत कुछ काम करने का आवश्यकता है, और हम ये तो नहीं कह पा रहे हैं कि हम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाएंगे, लेकिन अपना पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ न कुछ बदलाव हम दिखाएं। जी चिंतामणि महाराज जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, क्योंकि आप कहीं काफ़ी समय ले चुके हैं। एक मुख्य समस्या जो आदिवासी क्षेत्रों में देखी जाती है, और अब तो मैदानी इलाकों में वो समस्या काफ़ी विस्तृत रूप से फैल रही है, धर्मांतरण। हम देखते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में काफ़ी तीव्रता से, तीव्र गति से धर्मांतरण फलपूर्व रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। इसके पीछे क्या साजिश लगता है? आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे जो ये आदिवासियों को बहलाने का काम करते हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देते हैं? क्या कुछ कारण लगता है, और क्या लगता है सरकार को क्या कुछ प्रयास करना चाहिए कि लोग आदिवासियों को खास तौर पर धर्मांतरण करने से, होने से रोका जा सके? निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है जी। और इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इसमें बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो ये थे हमारे साथ सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और वाकई में जिस प्रकार से उन्होंने चाहे संस्कृत को लेकर हो चाहे पर्यटन को लेकर हो जो बातें रखी हैं, और किस प्रकार से राजनेताओं को चाहे नंबर सेव हो या ना सेव हो उनको रिसीव करना चाहिए, और किस प्रकार से जनप्रतिनिधि को लोगों के सामने जाना चाहिए और कितनी सरलता से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनके बारे में बताया।
और वाकई में जब चिंतामणि महाराज जी अपने क्षेत्र जाते हैं तो लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाते हैं कि मानो लगता है कि वो उनके बीच के ही लोग हैं। और ऐसे ही हम शख्स से रूबरू आपको कराते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।